हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने टेंस को शुरू किया हुआ है और टेंस के सीक्वेंस के अंदर हम लोगों ने टेंस का पहला जो टाइप होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस उसको डिस्कस किया। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग प्रेजेंट का नेक्स्ट टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या जिसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव उस टेंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए फटाफट से देखते हैं उस टेंस के अंदर क्या क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, कैसे काम करता है, क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या क्या एडवर्बियल्स आते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, देखिएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टेंस रहेगा वो रहेगा टेंस नंबर 2 जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसको बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है, कहीं ना कहीं पे आप ये भी पढ़ सकते हो इसको कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो याद रखिएगा, मैंने दोनों ही नाम आपको बता दिए हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बुक्स में लिखा हुआ है तो भी ठीक है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो भी वो इसी टेंस के बारे में बात हो रही है। और इसके जो पहले वाला टेंस है जो कि प्रेजेंट सिंपल है, इंडेफिनिट या पार्टिसिपल, उस टेंस को हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों ने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, सो दैट आपको टेंस के बारे में एक ओवरऑल जो बेसिक पिक्चर है वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद में अगर आप इस टॉपिक को देखना शुरू करेंगे या इस पर्टिकुलर टेंस को देखना शुरू करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं पे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के ऊपर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि टेंस नंबर 2 है ना, और हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि सर हर टेंस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है। तो हर टेंस के अंदर हमें उस पर्टिकुलर टेंस की या तो हमें देखनी होती है हेल्पिंग वर्ब या हमें क्या देखनी होती है मेन वर्ब। या मैं ऐसा कहूं कि हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही देखनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वही हमें क्या बताती है, वही जो है वो हमें ये बताती है कि सर टेंस कौन सा है ना। और मैंने आपको बताया था टेंस के डेफिनेशन के अंदर कि द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इज नोन एज टेंस। तो याद रखिएगा, हम हर टेंस के अंदर क्या करेंगे, उस टेंस की पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब के ऊपर चलेंगे और उसकी मेन वर्ब को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, इस टेंस में भी हम यही काम करने वाले हैं और ये चेक करेंगे कि इस टेंस की वर्ब कौन सी आएगी, आई मीन टू से कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी और मेन वर्ब कौन सी आएगी। ठीक है, तो देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी टेंस को समझने के लिए हम सबसे पहले उसकी क्या बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैटर्न बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए उसके पैटर्न बना रहा हूँ, पॉजिटिव पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न कौन सा है हमारे पास में, पॉजिटिव पैटर्न। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके नेगेटिव पैटर्न की। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव पैटर्न की बात करेंगे। और फिर लास्ट में जो तीसरा पैटर्न हमारे पास बचता है हम उसकी भी बात करते हुए चलेंगे साथ ही साथ में। इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव पैटर्न या इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमें 3 पैटर्न देखने होते हैं किसी भी टेंस के अंदर। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया, इस वीडियो के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे और आने वाले हर टेंस के वीडियो के अंदर हम लोग ये जो है 3 पैटर्न इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। और फिर हम पॉजिटिव पैटर्न को जब देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सर सेंटेंस की जो शुरुआत होती है इंग्लिश के अंदर वो कहाँ से होती है, सब्जेक्ट से होती है, और एंड जो इसका होता है वो कहाँ होता है, तो हमें मालूम है अच्छे से कि सर एंड होता है इसका ऑब्जेक्ट के ऊपर, यस और नो। और वहीं पे अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो भी हमें ये बात अच्छे से मालूम है, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ के आए हैं कि सर किसी भी सेंटेंस का जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है वो क्या होता है, उसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे पास में क्या होते हैं, नाउन हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं, जिसको हमने पहले ही लिख लिया है ना, ताकि हमारा सारा का सारा फोकस कहाँ हो जाए, शिफ्ट, ताकि हमारा सारा का सारा फोकस हो जाए हेल्पिंग वर्ब के ऊपर और मेन वर्ब के ऊपर। तो याद रखिएगा, मैं आपको बताना शुरू करूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है या जिसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हो, इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसको बोलते हैं हम टू बी। क्या बोलते हैं? टू बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू बी बोलते हैं। और जो मेन वर्ब हमारे पास में आती है इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट हमारे पास लिखा हुआ है। एक बार चेक करने की कोशिश कीजिएगा जरा, मैंने सही लिखा है क्या। मैंने बोला कि सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव हम बनाएंगे लेकिन पहले कोशिश करेंगे इन दोनों को समझने की। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने इनको बोला सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए, कुछ एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाए कि सर यहाँ पर ये टू बी क्या है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, बिकॉज हमने ऐसा कहीं पे देखा नहीं है पहले कि जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर हमने टू बी को यूज किया है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज किया है ना। और अब जबकि मैंने लिख दिया है इसको तो कहीं ना कहीं पे डाउट होना लाजमी है कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और टू बी फॉर्म क्या होती है ना। आपने बोला हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट से। देखिएगा,
मैंने इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना के लिखा है। स्टैंडर्ड मीन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड मीन का मतलब ये होता है कि ये कहीं ना कहीं पे आपका एडवांस टॉपिक है। एडवांस टॉपिक मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो वर्ब के अंदर हम पढ़ते हैं कुछ वर्ब तो हमारे पास में होती है बेसिक वर्ब, और कुछ वर्ब्स हमारे पास में होती है एडवांस वर्ब, है ना। जैसे बेसिक वर्ब सबको मालूम है सर, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, यस और नो, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब्स है। वहीं पे कुछ एडवांस वर्ब हमारे पास में होती है जिनको हम बोलते हैं जेरेंड, टू इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आई होप कि कहीं ना कहीं पे आपने इन नामों को जरूर सुना होगा, क्योंकि आप एजुकेशन ले रहे हैं और एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपका इन सबसे आमना सामना जरूर हुआ होगा कहीं ना कहीं पे। हाँ, अब ये बात अलग है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो अलग टॉपिक का मैटर है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो यहाँ पे आता है इस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, अब जो मैं लिख रहा हूँ उसको आपको शायद समझ में आने के लिए आसानी रहेगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल दूँ, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से हटा के इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल ना लिख के आप वो भाषा लिखें जो हमें मालूम है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, शायद अब काम आसान हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो याद रखिएगा मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है ना, जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, उसी का एडवांस वर्जन क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। उसी का एडवांस वर्जन क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कुछ समझ में आ रही है बात मेरी? देखो समझाता हूँ। ऐसे समझो कि ये जो एक वर्ड मीनिंग है मेरे पास में प्ले, इसके अंदर अगर मैं आईएनजी ऐड कर लेता हूँ तो हमें इतना ही मालूम है कि सर ये क्या बन जाता है, तो आप कहोगे सर ये तो प्लेइंग बन जाता है, यस और नो। लेकिन ये जो प्लेइंग है ना, इस प्लेइंग के बहुत सारे वर्क होते हैं इंग्लिश के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, ग्रामर के अंदर। क्या क्या वर्क होते हैं ये प्लेइंग? या तो आपका क्या बन सकता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन सकता है, जो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे, है ना। यही जो आपका प्लेइंग है ये आपका क्या बन सकता है जेरंड बन सकता है। क्या बन सकता है? जेरंड बन सकता है। और यही जो आपका मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे लिखी है मैंने, ये क्या बन सकता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन सकता है। क्या बन सकता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन सकता है। तो देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या कहा कि एक वर्ड मीनिंग हमारे पास में है, एक वर्ब हमारे पास में है जो तीन तरीके से फंक्शन करती है ग्रामर के अंदर। या तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, ओके, या वो क्या बन जाएगी जेरेंड बन जाएगी किसी स्टेटमेंट के अंदर, या वो क्या बन जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी। आ रही बात समझ में? इसीलिए मैंने क्या लिखा कि ये जो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। या तो मैं चाहूँ तो इसका एक नाम जो और लिखा हुआ आपके सामने है जेरेंड, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाएगा जेरेंड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है, किसी भी एक्शन वर्ब के अंदर अगर आप आईएनजी ऐड कर देते हो तो जो बनने वाला फॉर्मेशन है उसको आप क्या बोलते हो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हो। इसी का नाम क्या होता है जेरंड होता है, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इन सबके अलग अलग लेवल के ऊपर फंक्शंस होते हैं, हम उनको कहते हैं एडवांस वर्ब। क्या बोलते हैं इनको? एडवांस वर्ब, है ना। देखो मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है ना, ये तो काम आती है हमारे बेसिक वर्ब के अंदर। कहाँ काम आती है? बेसिक वर्ब में। जब हमें क्या करना होता है टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। किसको आइडेंटिफाई करना होता है? टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, तब हम क्या करते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। मैं यहां पर इनको पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर पूरा डिस्कस करने लगूंगा तो शायद 1 से 1.5 घंटा जो है मेरा इन्हीं टॉपिक के ऊपर चला जाएगा, और फिर हमारा ये वाला टेंस रह जाएगा अधूरा कि सर ये जेरेंड सिखाते सिखाते कंटिन्यूअस टेंस रह गया, या फिर कंटिन्यूअस सीखते सीखते जेरेंड रह गया। तो हम उस चीज में नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए। मैं अलग से टॉपिक बना दूंगा एडवांस वर्ब के नाम से, जहां पर हम जेरेंड को डिस्कस कर लेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस कर लेंगे, पास्ट पार्टिसिपल को डिस्कस कर लेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल को डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो हम उनको वहां पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझना जरूरी है ये है कि जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप पढ़ते आए हो अब तक, उसका एक नाम और होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या जिसको आप क्या बोल देते हो जेरेंड फॉर्म बोल देते हो। ठीक है, याद रखिएगा। कैसे पहचान करोगे कि सेंटेंस के अंदर ये जो है जेरेंड फॉर्म बन के आया है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल बन के आया है, कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन के आया है? मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, कि कैसे आप पहचान करोगे कि ये जो एक वर्ड मीनिंग है ये सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का काम कर रहा है, ये जेरेंड का काम कर रहा है, या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है ना। आइडेंटिफाई तो होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। तो याद रखिएगा, मैं आपको बताऊं कि अगर ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन के आया है, इसका मतलब इसके पहले कहीं ना कहीं पे क्या आनी चाहिए, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आनी चाहिए। अगर सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड मीनिंग है, जिसको मैंने बोला एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी, एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी जो मैंने बोला, इसको अगर आपको बनाना है तो ये कब आएगा? जब ये हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगी इसके, तब हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पे जो फंक्शन कर रहा है ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का कर रहा है ना। तो अब सीधी सी बात है, अगर इसको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें बनानी है तो हमें यह मानना है ना, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें मानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस टू बी को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेके आना पड़ेगा, है ना। हालांकि ये टू बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही है, लेकिन आप इससे आइडेंटिफाई नहीं हो, आप इससे फेमिलियर नहीं हो, इसलिए मैं इस टू बी के फॉर्म लिख रहा हूं आपके लिए, इज, एम और
आर। शायद उम्मीद करता हूं अब आपको बातें समझ में आ रही है, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको हो रही है कि सर टू बी की जो फॉर्म्स होती है वो वैसे तो कितनी होती है, 8 होती है ना। बी की फॉर्म कितनी होती है, 8 फॉर्म होती है, जिसमें बी हो गया, ओके, इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया और बीइंग और बीन हो गया, ओके। तो इस तरीके से 8 फॉर्म होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन है, इज एम आर है। याद रख लोगे ना आराम से, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले इज एम या आर, मैं कहूं तो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, तो ये मान के चलना वो क्या है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जो टेंस को आइडेंटिफाई कर रही है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर कोई मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपका जेरंड है या नहीं है ये पता करना है, तो ये मान के चलना वो जेरंड या तो आपका क्या हो सकता है, नाउन की जगह पे काम आ सकता है, या किसकी जगह पे काम आ सकता है, प्रोनाउन की जगह पे काम आ सकता है। किसकी जगह पे काम आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन बन के जो है आपका वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म काम आएगा। मतलब जहां जहां पे नाउन आती है, जहां जहां पे प्रोनाउन आता है, वहां पे क्या आएगा, अगर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, या मैं ये कहूं कि एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा, तो हम उसको क्या नाम से जानेंगे, फिर जेरंड नाम से जानेंगे। आओ उसको देखते हैं एक बार फटाफट से। मैंने कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अगर आपने ध्यान से वीडियोस को देखा है, चाहे वो लास्ट वीडियो हो चाहे वो ये वाला वीडियो, मैंने शुरुआत के अंदर आपको कहा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन बन सकता है ना। तो अगर तो कोई मेन वर्ब जो आईएनजी फॉर्म को लिए हुए है, अगर तो वो मेन वर्ब आपका क्या करती है, नाउन या प्रोनाउन की जगह आ जाती है, मतलब कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाती है वो, तो हम उसे क्या मानेंगे, जीरंड के रूप में ट्रीट करेंगे। किस रूप में ट्रीट करेंगे, जीरंड के रूप में ट्रीट करेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं सर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो याद रखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो किसी भी नाउन के बारे में उसके पहले की जो विशेषताएं बताई जाती है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहा मैंने कि नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में जो विशेषता बताता है, हालांकि उनको एडजेक्टिव बोलते हैं, टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको थोड़ा सा हिंट देता हुआ चलूं साथ साथ में। इसका बेसिक जो डिस्कशन करेंगे हम करेंगे डीपली अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको सिखा दूंगा एडवांस वर्ब कैसे काम करती है। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि जहां पर मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है या जो आईएनजी फॉर्म है, जो ना तो टेंस को शो कर रही है ना ही नाउन या प्रोनाउन को शो कर रही है सेंटेंस में जिरंड फॉर्म बनके, तो याद रखना वो क्या शो करेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल को शो करेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी बात लेकिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है वो समझ में आई होगी कि मैंने क्या कहा आपको कि सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के रूप में किसको लेके आते हैं, जिरंड को लेके आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेके आते हैं कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लेके आते हैं। तो याद रखिएगा अब आपको मैंने अच्छे से बता दिया है कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब आएगी तो उसके पहले क्या आएगा, इज एम आर आएगा, और जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये हमें हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई आवर टेंस। तो ओके, मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो क्या लिख देते हैं अपने थंबनेल के अंदर या अपने वीडियो में क्या पढ़ाते हैं कि इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीधी सी बात है, उनको अपने व्यूज चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन हमें ये चीज समझनी है कि सर मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो किसी भी टेंस को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, ना कि जेरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल आइडेंटिफाई करता है। बात समझ में आ रही है। जेरंड किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करता है, जेरंड तो नाउन या प्रोनाउन बनता है, और नाउन या प्रोनाउन से आप किसी भी तरीके से टेंस की हद तक नहीं पहुंच सकते कि सर ये टेंस कौन सा है। इसी तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करता। टेंस को आइडेंटिफाई तो आपका मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म करेगा, और मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो ये बोलेगा कि मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे से पहले क्या नजर आएगा, इज एम आर नजर आएगा। तो याद रखिएगा उन टीचर्स को सिर्फ अपने व्यूज पाने से मतलब है, आपको भ्रमित करते हैं, सीधी सी बात है कि, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रेट अवे रहना है और ये समझना है कि सर ये जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसके 3 वर्जन बनते हैं, लेकिन तीनों वर्जन के अलग अलग यूजेस हमारे पास में होते हैं, तीनों वर्जन के अलग अलग फंक्शंस हमारे पास में होते हैं। वो डिपेंड करता है सेंटेंस में किस प्रकार से आ रहा है। अगर मैं बात करूं एक बार के लिए, देखना जरा ध्यान से, अगर मैं इसको यहीं पर समझाने की कोशिश करूं आपको ताकि थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाए, तो मैं ये लिखूंगा कि सर एक्सरसाइजिंग इज द बेस्ट हैबिट। ओके, एक्सरसाइजिंग इज द बेस्ट हैबिट। अब आप कहोगे कि सर इसमें आईएनजी आ गया तो क्या इसको आप मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मानोगे क्या? बताओ मुझे फटाफट से। मैं आपके सवालों का आंसर देता हूं जो मैंने आपको अभी समझाया कि कुछ टीचर्स कैसे आपको भ्रमित करते हैं। यहां पर जब लिख देते हैं कि इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल या इज एम आर प्लस जेरंड फॉर्म लिख देते हैं और अपना वीडियो शो कर लेते हैं या उनके नंबर ऑफ व्यूज आ जाते हैं, तो वो कैसे गलत काम करते हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा मुझे बताओ कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गई, आपकी एक्सरसाइज करना होता है, चलो मान लिया इसमें आईएनजी लग गई है ना। अब आप ये कहोगे सर ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मान लिया चलो एक बात को, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इससे आपको कौन सा टेंस पता चल रहा है? क्या टेंस है कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे नहीं है ना। टेंस तो आइडेंटिफाई भी यहाँ से करोगे ना, इससे करोगे, ये है हमारे पास वर्ब, तो ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है। और अगर आप इसको मानते हो कि सर ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर आप इसको ये मानते हो कि सर यहाँ पे ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले तो क्या आना चाहिए, इज एम आर आना चाहिए, तभी तो बताएगा वो टेंस कौन सा है। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी इज एम आर छोड़ो कोई हेल्पिंग वर्ब आई ही नहीं है। कोई भी जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं आई है तो हम ये क्या कहेंगे कि सर इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आया हुआ जो वर्ड मीनिंग है एक्सरसाइजिंग, जो पर्टिकुलर आया हुआ जो वर्ड मीनिंग है एक्सरसाइजिंग, वो डेफिनेटली क्या नहीं है, मेरे पास मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो नहीं है। मतलब ये पॉसिबिलिटी तो पूरी की पूरी
हट गई, खत्म बात। अब बात करते हैं सर ये जीरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो याद रखो ये यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में है एक लिंकिंग वर्ब। ये क्या है, एक हमारे पास में लिंकिंग वर्ब है जो जोड़ने का काम करती है, यस और नो, है ना, लिंक करने का काम करती है। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइजिंग है ये कौन से प्लेस पे आया हुआ है, नाउन के प्लेस पे आया हुआ है, या मैं ये कहूँ कि ये सब्जेक्टिव प्लेस पे आया हुआ है। कौन से प्लेस पे आया हुआ है, सब्जेक्टिव प्लेस पे आया हुआ है। तो इस वजह से आप ये कहोगे कि सर इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ये जो है ये जीरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बताओ मुझे फटाफट से, ये जीरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये आपका क्या है, जीरेंड फॉर्मेशन है। ये क्या है, जीरेंड फॉर्मेशन है। मैंने आपको थोड़ी देर बताया यहाँ पर स्लाइड के अंदर कि अगर जीरेंड हम उसको बोलेंगे जो या तो नाउन का बन के काम आएगा या सेंटेंस में किस रूप में काम आएगा, बन के आपका प्रोनाउन के बेस पे काम आएगा, है ना। और यहाँ पे ये नाउन का ही वर्जन लिए हुए हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता था कि सेंटेंस के अंदर आप उसका फंक्शन क्या है आईएनजी फॉर्म का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बन के आया है, सिवाय यहाँ पे लिख देने के कि सर इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल या इज एम आर प्लस जीरेंड फॉर्म, और फिर नए तरीके से नंबर ऑफ व्यूज ले लेना यूट्यूब के ऊपर। तो ये सही तरीका नहीं है। आपको अच्छे समझना है एज ए स्टूडेंट और बीइंग ए स्टूडेंट कि सर कहां पे कौन सी चीज अप्लाई होती है। तो मैंने आपको समझा दिया कि जीरेंड फॉर्मेशन तो तब आती है जब आपका वो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्मेट है, जब वो नाउन या प्रोनाउन बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब आता है, जब वो उस नाउन के बारे में कुछ पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, बिफोर, है ना, पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको जब उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग आएंगे तब, है ना। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कब बनेगा, हम उसको कब मानेंगे कि ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वो आईएनजी फॉर्मेट हम तब मानेंगे जब उसके पहले क्या आएगा, कोई इज एम आर आएगा, ठीक है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा था, ताकि मैं आपको ये चीज समझा दूं अच्छे से कि हमारे पास में प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर जीरेंड को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा यूट्यूब के ऊपर, है ना, जितने मुंह उतनी बातें वाले टीचर्स हैं। या तो मैं ये कहूँ आपसे कि इंग्लिश को तो घर घर का बना दिया है आजकल, है ना। जो होता है, जो भी इंसान होता है, थोड़ा सा अगर अच्छे से क्या बोलते हैं रेस्पेक्टेड जॉब के ऊपर है या फिर अच्छी सी पोस्ट के ऊपर है, वो भी इंग्लिश के अंदर लेक्चर दे रहे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है। तो कोशिश ये करें उनको थोड़ा सा बच के रहें उनसे, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि क्या एक्चुअल के अंदर यही वर्क होता है कि नहीं होता है, यही फंक्शन होता है कि नहीं होता है। और अगर लैंग्वेज आपको पढ़नी ही है तो किसी एक अच्छे से ऑथेंटिक टीचर के साथ जरूर आप पढ़ लीजिए, ना कि हर जगह जो आपने देखा कि हर तीसरा इंसान जो है इंग्लिश के ऊपर वीडियो बना रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि एक तरीके से कि इंग्लिश को जो है नगर वधु बना दिया गया है ना, हर घर घर की जो है बहू बना दिया गया है। तो ऐसा काम करने से बचें और ऐसे वीडियोस को भी देखने से बचें। मैं आपको यही बताता हुआ चलूं, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो चाहे वो आप करें। देखिएगा जरा ध्यान से, सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हो गई। और उसके बाद अब मैं ना तो कोई जेरेंड लिखूंगा, ना क्या लिखूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होगी वही मुझे क्या बताएगी, टेंस के बारे में बताएगी। और मेरा टॉपिक क्या चल रहा है, टेंस ही चल रहा है, मुझे टेंस को आइडेंटिफाई करना है ना। तो टेंस को आइडेंटिफाई तो आप विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब करते हो। बात समझ में आ रही है। तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस इज एम आर, तो याद रखिएगा ये कॉम्बिनेशन बनता है पॉजिटिव पैटर्न के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, नेगेटिव पैटर्न की, तो याद रखना मैंने आपको कल बताया था प्रेजेंट सिंपल के अंदर कि नोट आएगा, नोट आएगा डेफिनेटली, बिकॉज नेगेटिव पैटर्न है तो उसमें नोट तो आना ही आना है। लेकिन वो नोट क्या बोलता है कि मेरे से पहले क्या लाऊं, मेरे दोस्त को लेके आऊं, हेल्पिंग वर्ब को मैं तभी आऊंगा, है ना। तो हमारे पास फॉर्चुनेटली क्या है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, जैसा कि वहां पर नहीं था, है ना। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं थी ना पॉजिटिव पैटर्न के अंदर, ओके। लेकिन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है तो हमने यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब लिख ली, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज एम आर आ गया, प्लस नोट आ गया, और प्लस हम अब क्या करेंगे, हमारा जो मेन वर्ब है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, हम वो वहां पे पिक कर लेंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है इतनी बातें। मैंने क्या कहा, एक बार रिपीट लगाते हैं फटाफट से, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगर चीज नहीं समझ में आ रही है ना, तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा कि एक बार जल्दी से रिवाइड जरूर कर लीजिएगा इस टॉपिक को, पीछे जाके, है ना, पीछे जाके बैक कर लेके देख लीजिएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव टेंस जिसको बोलते हैं, और इस टेंस के अंदर भी हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो रिलेशन बनता है उसी को हमें क्या बोलता है, हमें उसको क्या बोलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलना है, या कोई भी टेंस बोलना है। किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी भी टेंस को डिस्कस करने के लिए हमारे पास उसके कितने फॉर्मेट होते हैं, 3 फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट को हम बोलते हैं पॉजिटिव पैटर्न, सेकंड को नेगेटिव पैटर्न, थर्ड को इंटरोगेटिव पैटर्न, क्लियर है। पॉजिटिव पैटर्न के अंदर कैसे आपको टीचर्स पागल बनाते हैं, ये बोल के या अपने आप को ये जाहिर करके कि मैं थोड़ा सा एडवांस जानता हूं, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर वो यहाँ पर लिख देते हैं कि इज एम आर प्लस जेरेंड, है ना, तो गलत है। इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल तो भी गलत है। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि हमारे पास बी की फॉर्म होती है, इज एम आर, जो प्रेजेंट को शो करती है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या आएगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और अगर नेगेटिव की बात करूं तो नोट हमेशा की तरह नंबर 3 पे आया हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब अपने से पहले लेके आएगा और उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अगर इतनी बात हमें समझ में आ गई तो हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। याद रखना मैंने आपको बताया था कि मैं हर टेंस को डीपली डिस्कस करते हुए चलूंगा, तो हो सकता है टेंस को थोड़ा सा लंबा बन जाए ये वाला वीडियो, है ना। मतलब कि जितना नॉर्मल वीडियो होता है 10, 12,
10-15 मिनट का वीडियो होता है, हो सकता है उससे थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा चली जाए, लेकिन आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी उसी एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जिस पर्टिकुलर वीडियो का क्या वो टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव पैटर्न बनाना है। और इंटरोगेटिव पैटर्न मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल के अंदर, शुरुआत के अंदर, कि हम बहुत सिंपल तरीके से बना लेते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता। ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले लेके आ जाऊँ, और ये जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है इसको नंबर 2 पे ले जाऊँ, बस इतना ही करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, है ना। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे पहले लेके आ गए, इज, एम, आर, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है हमारे पास में ये नंबर 2nd प्लेस पे चला जाएगा। नोट आएगा नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि हम सिर्फ इंटरोगेटिव बना रहे हैं। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते तो हम नोट को भी यूज़ कर लेते, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, नोट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आगे मूव ऑन हो जाएंगे और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके चलेंगे, 4th फॉर्म लेके चलेंगे, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जानते हो, आईएनजी फॉर्म नाम से जानते हो। और लास्ट में हम किसको यूज करते हुए चलेंगे, ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए चलेंगे। और सबसे अंत में हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसको लगाना मत भूल जाना, बिकॉज हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव पैटर्न लिए हुए है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, फटाफट से बताओ। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट बता दूं। पॉजिटिव पैटर्न देख लिया, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर नोट नंबर 3 पे आ गया, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, 1st पे सब्जेक्ट है, बाकी सेम पैटर्न रहेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव पैटर्न की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले डायरेक्ट करके ले आएंगे, फिर आगे सब्जेक्ट चला जाएगा, बाकी सारा पैटर्न सेम रहेगा। क्लियर है इतनी चीजें, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ इसके फंक्शंस की, हम बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस की। तो देखना जरा ध्यान से, हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब कितनी आई है, तो सर हमारे पास में इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है। कितनी हेल्पिंग वर्ब आई है, 3 हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आई है, जो क्या है, इज, एम, आर, इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है ना। और ये तीनों हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएंगी, तो सर सीधी सी बात है, तीनों हेल्पिंग वर्ब किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ में आएगी, यही बता रखा है मैंने आपको, और यही आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास सब्जेक्ट कितने होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, मैं फटाफट से इसको एक बार टच करते हुए चलूँ। मुझे ये बताओ कि सब्जेक्ट कितने होते हैं, क्या आप सब्जेक्ट को लिमिटेड कर सकते हो नंबर के अंदर, नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत कुछ हो सकता है, सब्जेक्ट तो बहुत कुछ हो सकता है। अरे सर सबसे पहले मैंने आपको यही बता दिया कि कोई आईएनजी फॉर्मेट जो लिया हुआ वर्ड मीनिंग है वो भी जब अगर आपका सब्जेक्ट बन सकता है, अभी मैंने आपको बताया था ना एक्सरसाइजिंग, है ना। तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि सर सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या क्या आता है, तो सर सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है। क्या आता है, नाउन। और फिर नाउन को भी सर हम क्या कर सकते हैं, हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे नाउन हमारे पास में होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में नाउन हो सकता है। या तो नाउन की डेफिनेशन ये होती है कि ऑल द विजिबल थिंग्स, है ना, कि जितनी भी चीजें दिखने वाली है जिनका कोई ना कोई नाम है इस यूनिवर्स के अंदर, वो सारी की सारी क्या है, नाउन है। तो अब हर एक सब्जेक्ट के लिए हम अलग से अपनी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लेके आएंगे, है ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या करना पड़ा, हमने प्रोनाउन का यूज करना पड़ा। और प्रोनाउन हमारे पास में कितने होते हैं, 7 प्रोनाउन होते हैं। वैसे एक 8वां प्रोनाउन होता नहीं है, लेकिन 8 हम इसलिए मानते हैं सो दैट हमारे पास जो कंफ्यूजन होती है वो दूर हो जाए और हमें चीजें आसानी से याद रहना शुरू हो जाए। तो याद रखना, मैं आपको बता दूं कि अगर हो सकता हो आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रहा हो, है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार यहाँ लिख दूँ क्या, चलो यहाँ लिख ही देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ साइड में, है ना। तो देखना जरा ध्यान से, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और एनी नेम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दिख जाएगा, अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं बोल तो रहा ही हूँ ना, आप सुन लीजिएगा। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 लिखे हुए ऊपर से लेके 1 से लेके 7 तक, ये तो है प्योर आपके प्रोनाउन, ठीक है। नेम कोई प्रोनाउन नहीं होता, नाउन होता है, लेकिन मैंने कंसिडर इस तरीके से कर लिया इसको एज ए सब्जेक्ट मान के, ठीक है। ये बात मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ आपको। अब हमें ये देखना कि सर इज किसके साथ में आएगा, एम किसके साथ में आएगा और आर किसके साथ में आएगा। और ये बात बच्चे को मालूम है, फर्स्ट क्लास वाले बच्चे को मालूम है कि सर एम हमेशा किसके साथ में आता है, आई के साथ में आता है। किसके साथ में आता है, आई के साथ में। तो हमने सबसे पहले आई को लिख लिया, ठीक है। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज को सुधारते हुए ये लिख दूँ कि सर आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। क्लियर है। अब जब एम आ गया आई के साथ, तो हमारे पास 2 वर्ब बच गई, एक तो बच गई इज और एक बच गई आर, है ना। अब ये किन किन के साथ में आएगा, तो सीधी सी बात है, ये समझ लो। एक बात बताओ, इज और आर में ज़्यादा लेटर वाला वर्ड मीनिंग कौन सा है, या ज़्यादा लेटर जिसमें आ रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो आप कहोगे सर आर, जिसमें 3 लेटर आ रहे हैं, और इज जिसमें 2 लेटर आ रहे हैं। तो याद रखना, जिसमें 3 लेटर आते हैं वो आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और जिसमें 2 ही लेटर हैं वो आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल कौन कौन से होते हैं। तो जिसने लास्ट वीडियो देखा हुआ है उसको तो समझ में आएगा, या जिसको प्रोनाउन पता है उसको भी समझ में आएगा। अदरवाइज मैं यहाँ समझ देता हूँ, देखना जरा ध्यान से। एक तो होता है ही, एक होता है शी, एक होता है इट, और एक होता है हमारे पास में नेम, ठीक है। इन सब के साथ में हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। और जो बच गए सारे के सारे सब्जेक्ट, उनके साथ में क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। इसका मतलब क्या क्या बच गया, एक तो बच गया यू, और एक बच गया वी, और एक हमारे पास क्या आ गया, दे आ गया। इन तीनों के साथ में हम किसका यूज कर लेंगे, बताओ फटाफट से, किनका यूज करेंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे आर का। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या।
क्या कहा मैंने, सबसे पहले पैटर्न चेक किए। पैटर्न चेक करने के बाद में हमने ये समझा कि सर जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है वो किसके साथ में आएगी, कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हमने डिस्कस किया। क्लियर है। इज, क्योंकि दो ही लेटर आ रहे हैं आर के कंपेरिजन में, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास में ही, शी, इट और कोई नाम हो सकता है। और जो बच गए प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ में आएगा यू, वी, दे, मतलब उनके साथ में क्या आएगा, उनके साथ में आएगा आर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। एम सबको मालूम है, एम किसके साथ में आएगा, फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जिसको हम आई बोलते हैं उसके साथ में आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। हटा दूं इस स्लाइड को, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले पैटर्न डिस्कस किया, उसके बाद मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में आती है वो डिस्कस किया। अब हम कुछ आगे की बात करते हैं इस टेंस के अंदर, है ना, कि ये टेंस कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो देखना जरा ध्यान से और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर इस टेंस के रिगार्डिंग कोई भी छोटी से छोटी और कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जो भी डाउट्स एंड आपके दिमाग के अंदर जो आपके होते हैं, क्वेरीज होती हैं, मैं चाहता हूँ कि इसी एक वीडियो के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग जो डाउट आने वाले हैं उनको दूर कर दिया जाए। ठीक है ना। देखना जरा ध्यान से। तो हमने जो चीज़ अभी तक सीखी है मैं एक बार फटाफट से उसका रिवीजन करवा देता हूँ आपको। तो हमने अभी तक यही सीखा है। क्या सीखा हमने अभी तक? हमने ये सीखा कि सर किसी भी टेंस के अंदर या तो पॉजिटिव पैटर्न बनाऊँ या क्या बनाऊँ उस टेंस के अंदर उस का नेगेटिव पैटर्न बनाऊँ, या क्या बनाऊँ उसके क्वेश्चनेटिव, है ना, QUESTIONATIVE। ठीक है, क्वेश्चनेटिव पैटर्न बना लो। यही पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है। देखना जरा ध्यान से, अभी आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ओके, देखिएगा 3 पैटर्न हम लोग हमेशा की तरह बना रहे हैं। बना दिया। और इधर मैं लिख देता हूँ आपके क्या, सारे के सारे प्रोनाउन। ठीक है, मैं प्रोनाउन लिख देता हूँ। देखना जरा ध्यान से। आई के बाद में वी, यू, दे, ही, शी, इट और आपका नेम। चेक करो 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, है ना। अब देखना हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, अपने को समझना है। अभी जो मैंने चीज़ आपको बताई ना लास्ट स्लाइड के ऊपर, उसी को हम रिवीजन कर रहे हैं। फटाफट से देखना। आई के साथ हमेशा क्या आता है, तो आई के साथ आप कहोगे सर एम आता है। क्या आता है? एम आता है ना। और एम के बाद मैंने आपको बताया था मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मान लेते हैं एक बार के लिए यहाँ पर हमारे पास जो बेस फॉर्म है वो क्या है? वर्क है। क्या है? वर्क है। तो वर्क के अंदर मैं क्या लगाऊंगा? अगर ING लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? वर्किंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्किंग। तो आई एम वर्किंग। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको अब ये समझना आसान हो जाएगा कि पॉजिटिव पैटर्न के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वी, यू और दे, वी, यू और जो दे होता है, ये तीनों क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं सब्जेक्ट हमारे पास में। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है ना। तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर ये होते हैं तो इनके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो आप कहोगे कि सर आर आएगा। यस और नो? क्योंकि देखो आर में 3 लेटर है, सबसे ज्यादा लेटर इसी में है ना। तो ये समझाने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है। तो आर के साथ में वी, यू और दे सब्जेक्ट आएगा। और क्योंकि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो हमने यहाँ पर किसका यूज कर लिया? वर्किंग का यूज कर लिया। बताओ तो अब सेंटेंस बन जाएगा वी आर वर्किंग, यू आर वर्किंग और दे आर वर्किंग। बताओ इतनी बात सही है क्या? समझ में आ रही सारी चीजें? अब ही, शी, इट और नेम, ये चारों के चारों क्या हैं? तो आप कहोगे ये सर चारों के चारों जो है हमारे पास में ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है हमारे पास में? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या आता है? इज आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद में क्या लगता है? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। बताओ तो सेंटेंस बनेगा ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, इट इज वर्किंग एंड कोई भी नेम आप ले लो, रोहन इज वर्किंग, सोहन इज वर्किंग या मोनू, सोनू जो भी है वो इज वर्किंग। ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये हो गया पॉजिटिव पैटर्न। ये क्या हो गया? पॉजिटिव पैटर्न। ठीक है। अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस क्या करना है? नोट ऐड करना है। क्या करना है? नोट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? नोट ऐड करना है। और नोट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है बस वो लगानी है। तो आई एम नॉट प्लस वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग। ठीक है। वी आर नॉट वर्किंग। ओके। यू आर नॉट वर्किंग। ठीक है। दे आर नॉट वर्किंग। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको मेरी कि सिर्फ नेगेटिव के अंदर क्या करना है? नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, है ना। तो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो। चलो कोई नहीं, मैं लिखवा ही देता हूं फटाफट से। एम नॉट वर्किंग। ठीक है। वी आर, तो यहां पर आ जाएगा आर। ओके। वी आर नॉट वर्किंग, नोट आ जाएगा यहां पे। अब देखो यहां पे ही, शी, इट और नेम, इनको बनाना नेगेटिव के अंदर, तो कैसे करेंगे? तो सर कुछ नहीं करेंगे। यहां पर हम लगाएंगे इज और उसके बाद में नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे और उसके बाद में क्या आ जाएगा? वर्किंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्किंग आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा नेगेटिव मेरा इस प्रकार से, ही इज नॉट वर्किंग, शी इज नॉट वर्किंग,
इट इज नॉट वर्किंग, एंड कोई भी नाम है तो जैसे ललित है ना, मोहित है तो मोहित इज नॉट वर्किंग। क्लियर है इतनी चीजें? बताओ फटाफट, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यही चीजें हमने पढ़ी अभी, है ना। अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चनेटिव स्टेटमेंट कैसे बनेगा। तो मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आता है, इसका मतलब अगर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर मैं इनको सबसे पहले लिख देता हूं, क्या करता हूं, अगर मैं इन सबको सबसे पहले लिख देता हूं, अगर मैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देता हूं और उसके बाद में सब्जेक्ट लेके आता हूं, क्या लेके आता हूं, सब्जेक्ट लेके आता हूं मेरा, जैसे कि इसके साथ में ही शी आएगा, है ना, इट आएगा और कोई भी नेम आ जाएगा, और इसी तरीके से आर के साथ में यू आ जाएगा, वी आ जाएगा और दे आ जाएगा। तो क्या कहा मैंने क्वेश्चनेटिव सेंटेंस पैटर्न बनाने की कोशिश की है जहां पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है और सब्जेक्ट नंबर 2 पे आता है, और फिर उसके बाद में हम क्या यूज कर लेंगे, बस फिर उसके बाद में हम लोग यूज कर लेंगे हमारा जो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। जो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है वो क्या है हमारे पास में, फिलहाल इस एग्जांपल के अंदर वो हमारे पास में है वर्किंग। क्या है? वर्किंग है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पैटर्न के तहत समझ में आ रहा होगा। मैंने बेसिक से लेके एडवांस लेवल रखा है आपके लिए ताकि आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। वर्किंग, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब यहां पर देखो क्वेश्चनेटिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब हमें लास्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क भी ऐड करना पड़ेगा। बोलो बताओ कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इस टेंस के फॉर्मेट को समझने की कोशिश की है, और फॉर्मेट समझने के बाद में कौन से सब्जेक्ट के साथ में हमारे पास कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की है या उसको हमने समझा है। क्लियर है इतनी चीजें? अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस टेंस के बारे में कुछ और बातें करते हैं, तो ध्यान से देखना। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल दो या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोल दो, इस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर जो हम यूज करते हैं मेन वर्ब यूज करते हैं ना, वो कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? तो आपका आंसर होगा कि सर अभी आपने बताया है और हमें मालूम भी है इस चीज के बारे में कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर तो हम लोग जो है वो मेन वर्ब, कौन सी, जो मेन वर्ब हमारे पास में होती है जिसको आप एक्शन वर्ब बोलते हो ना, उसके अंदर आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? यही तो पढ़ाया हम लोगों ने अभी तक, है ना, यही पढ़ाया। तो मेन वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन कैसे यूज करते हैं और कैसे बनता है? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हम मेन वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म ऐड कर लेते हैं, लेकिन जो टीचर होते हैं क्लास के अंदर हो या चाहे आपके एग्जामिनर हो, वो क्या कर लेते हैं, आपका नंबर काट लेते हैं क्योंकि आपकी स्पेलिंग गलत होती है। तो हम क्या करेंगे, हम मेन वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म लगा के उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ टेक, ठीक है, उसके बाद स्किप, ठीक है, उसके बाद में टाई, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। ओके, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मेन वर्ब है या एक्शन वर्ब है। ओके, उसके बाद में पुट हो गया, ठीक है, उसके बाद में लाइक हो गया। काफ़ी एक बार इतने एग्जांपल, है ना। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेन वर्ब तो बहुत सारी होती है ना हमारे पास में, बहुत सारी होती है, एक्शन वर्ब तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमारा काम ये है कि सर मेन वर्ब से आईएनजी जो है जोड़ के जो मेन वर्ब की हम लोग फोर्थ फॉर्म बनाते हैं, मेन वर्ब की हम लोग कौन सी फॉर्म बनाते हैं, जो फोर्थ फॉर्म बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है। मेन वर्ब के अंदर आईएनजी जोड़ के जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाते हैं वो कैसे बनती है वो समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत नहीं होती तो मैं ये टॉपिक आपको बताता ही नहीं, ये पॉइंट आपको बताता ही नहीं, लेकिन इसमें दिक्कत होती है। ओके, देखना जरा कैसे होती है। अगर मैं टेक के अंदर क्या करता हूँ, आईएनजी को ऐड करता हूँ, अगर मैं स्किप के अंदर आईएनजी को ऐड करता हूँ, अगर मैं टाई के अंदर आईएनजी को ऐड करता हूँ, ओके, अगर मैं पुट के अंदर क्या करूँ, एक्शन वर्ब में आईएनजी को ऐड करूँ, और अगर मैं लाइक के अंदर आईएनजी को ऐड करूँ, तो क्या लगता है आपको कि क्या इन सब की आईएनजी जो फॉर्म बनती है, या जो मैं टेक्निकल बोलूँ कि मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म बनती है, क्या वो सेम बनेगी? क्या जरा चेक करके बताओ। हाँ, आप बोलने में सेम बोलोगे, टेक प्लस आईएनजी टेकिंग, स्किप प्लस आईएनजी स्किपिंग, टाई प्लस आईएनजी टाइंग, एंड पुट प्लस आईएनजी पुटिंग, एंड लाइक प्लस आईएनजी लाइकिंग। लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या इन सब की जो बनाने की प्रोसेस है क्या वो सेम रहेगी? क्या नहीं रहेगी। देखना कैसे, जब मैं टेक प्लस आईएनजी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा टेकिंग। क्या लिखूंगा? टेकिंग। जब मैं स्किप प्लस आईएनजी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, स्किपिंग। क्या लिखूंगा? स्किपिंग। ओके, ध्यान से देखते रहना, मैं समझाऊंगा अभी, है ना। टाई प्लस आईएनजी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, टाइम। क्या लिखूंगा? टाइम। क्या लिखूंगा? टाइम लिखूंगा, ठीक है। पुट प्लस आईएनजी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पुटिंग। क्या लिखूंगा? पुटिंग लिखूंगा, ठीक है। और लाइक प्लस आईएनजी लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, लाइकिंग। क्या लिखूंगा? लाइकिंग लिखूंगा। अगर आप ध्यान से देखा हो आपने तो आपको समझ में आया होगा कि सर टेक के अंदर आईएनजी जोड़ने पे आपने ई को हटा दिया,
टेक के अंदर आईएनजी ऐड करने पे आपने क्या कर दिया, ई को हटा दिया और डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, टेकिंग बन गया। क्या बन गया, टेकिंग बन गया। स्किप के अंदर आईएनजी लगाने पे आपने क्या किया, इस पी को डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल कर दिया। टाई के अंदर आईएनजी लगाने पे आपने क्या किया, आपने जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना, ये पे ई नहीं आएगा, वाई रहेगा, है ना। क्या रहा, आई को ई को हटा दिया और वाई लगा दिया। टी आई ई जो थी हमारे पास में, उसमें टाई को हटा के आईएनजी जब लगाना है तो आई ई को हटा देंगे और टाइंग लगा देंगे, है ना, ऐसे वाई लगा देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए दूसरा वर्ड मीनिंग लेता हूँ मैं, तो लाई के अंदर अगर मैं आईएनजी लगाऊंगा तो क्या बनेगा, एल के बाद में आई ई जो है वो हट जाएगा और वाई आएगा और उसके बाद में लाइन बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से, उसी तरीके से पी यू टी प्लस आईएनजी है तो क्या किया मैंने, टी को डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो पुटिंग बन गया। और लाइक के अंदर आईएनजी है तो अगेन यहाँ पे ई आया और आईएनजी लगाना है तो हम ई को हटा देंगे। तो कुछ बातें समझ में आ रही है क्या आपको, बताओ फटाफट से। कुछ बातें समझ में आ रही है क्या, नहीं समझ में आ रही है तो मैं समझा देता हूँ फटाफट से। पहले मुझे बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो फटाफट से। देखो, जिस भी मेन वर्ब के साथ में या जिस मेन वर्ब के लास्ट में, एक्शन वर्ब के लास्ट में ई आता है, जिस मेन वर्ब के साथ में या लास्ट में क्या आता है, ई आता है, और जब आप उसमें आईएनजी ऐड करते हो तो वहां से वो आई आप क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो। ये पहला नियम, बताओ समझ में आ गया क्या। किसी भी मेन वर्ब के अंदर अगर उसके लास्ट में ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करूं ताकि आपको समझ में आए कि सर मेक है और मेक के अंदर आपने किया आईएनजी को ऐड, तो क्योंकि लास्ट में ई आ रहा है तो इसको हटा देंगे और क्या बन जाएगा, मेकिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेकिंग बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नंबर कट जाता है कई बार, है ना। हाँ आगे देखिए, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि स्किप, इसके अंदर मैंने क्या किया, डबल पी को यूज कर लिया। किसको यूज कर लिया, डबल पी को यूज कर लिया। स्किप हो गया और पुट हो गया। अगर इन दोनों नियमों की आप बात करो तो कुछ बात समझ में आ रही है कि आपको, बात कुछ ऐसी है कि ये P और T यहाँ पर लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके जस्ट पहले ध्यान लगाओगे तो I आ रहा है और U आ रहा है जो कि एक वॉवल है, जो कि क्या है, एक वॉवल है। तो याद रखना इसका नियम कुछ इस प्रकार से बनेगा कि लास्ट में तो आपको कॉन्सोनेंट मिल जाए, उसके जस्ट पहले वॉवल मिल जाए, लास्ट में कॉन्सोनेंट मिल जाए और उसके जस्ट पहले आपका वॉवल मिल जाए। जब ऐसी कंडीशन किसी भी एक्शन वर्ब के साथ में होती है तो आप आगे आने वाला जो लेटर है, लास्ट में आने वाला जो लेटर है उसको क्या कर देते हो, जस्ट डबल कर देते हो। बात समझ में आ गई क्या, बताओ मुझे फटाफट से। अगर समझ में आ गई तो मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूं आपको, चलूं कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है शट, शट में आप करोगे आईएनजी को ऐड तो क्या बनेगा, तो आप देखना नियम क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है। अगर लास्ट में कंसोनेंट है, देखो लास्ट में कंसोनेंट टी आ रहा है, इसके जस्ट पहले अगर वॉवल है तो वॉवल आ रहा है यू, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, लास्ट में आने वाला जो वर्ड मीनिंग है, लास्ट में आने वाला जो हमारा वर्ड मीनिंग है उसको डबल कर देंगे तो बन जाएगा शटिंग। क्या बन जाएगा, शटिंग बन जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या, अच्छे से बताओ, समझ में आ रही है। तो हमने ये एक नियम देखा है ना, ये, फिर हमने ये दूसरा नियम देखा, क्लियर। और अब तीसरा नियम देखो, ये रहा तीसरा नियम, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ऐसे तो, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। तीसरा नियम देखो क्या बोल रहा है, टी आई ई, यहाँ पर लास्ट में ई को मत लेना, यहाँ पर आई ई को लेना। यहाँ पर किसको लेना है, आई ई को। अगर लास्ट में आई ई आ रहा है और आपको आई एन जी बनाना है तो आप क्या करोगे, आप आई ई को हटा दोगे। आप क्या करोगे, आई ई को हटा दोगे और उसकी जगह क्या ऐड कर दोगे, वाई ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे, वाई ऐड कर दोगे तो बन जाएगा टाइम। और अगर इसी तरीके से यहाँ देखो तो एल आई ई है, यहाँ पर आई ई आ रहा है लास्ट में, इसको हटा दिया और वाई को ऐड कर दिया तो बन गया लाइन। बताओ इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या। ये हमारा पॉइंट था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, जब हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, जिसको हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं ना, उसको कैसे बनाते हैं वो हमने देखा। बताओ फटाफट से, अगर चेक करो सही है, आपको समझ में आ रही है तो चेक करो इसको फटाफट से। कहीं पर कोई दिक्कत लगे तो चेक कर लो, नहीं है कोई इशू। अगर कोई इशू नहीं है तो हम आगे चलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस टेंस के अंदर मैंने कहा था आपको मैं जो भी टेंस पढ़ाऊंगा उसको एकदम डीप लेके जाऊंगा, ताकि उस टेंस के रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर वीडियो के बाद में आपके कोई भी डाउट एंड कोई भी जो है आपकी क्वेरी दिमाग के अंदर ना रहे। बताओ ये बात समझ में आ गई सबको। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इस स्लाइड को, ठीक है ना। चलो देखो अब कुछ बातें और कर लेते हैं, ठीक है। देखना जरा ध्यान से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नोट लगा के आप इसको समझ सकते हो कि सर
नोट लगा के आप इस बात को समझ सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि सर हमारे पास में जो है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है। ये बात मालूम आपको सबको, है ना। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास क्या आता है, तो आप कहोगे कि सर इज, एम और आर आता है, यस और नो। लेकिन याद रखना, नोट लगा के एक बात बता देता हूँ कि हर बार आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं करना है। हर बार मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है यहाँ पर इस टेंस के अंदर नहीं आएगी या फिर अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि याद रखना, जितनी भी हमारे पास में क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स का क्या नहीं बनता है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है। क्या नहीं होता है कि जितने भी हमारे पास स्टेटिव फॉर्म्स होती हैं, जितने भी हमारे पास स्टेटिव फॉर्म्स होती हैं, उनका कभी भी क्या नहीं बनता है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं बनता है। तो सर आप कहोगे किसका बनता है, तो याद रखना, जितनी भी हमारे पास में क्या होती है, एक्शन वर्ब्स होती हैं, सिर्फ उन्हीं का ही क्या बनता है, आईएनजी फॉर्म। उन्हीं का ही क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी फॉर्म बनता है। ये बात आपको दिमाग के अंदर सेट कर लेनी है। ये तीसरा पॉइंट है इस टेंस के रिगार्डिंग। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, तो आप कहोगे सर पहला पॉइंट हमने देखा अबाउट पैटर्न ऑफ दैट टेंस, है ना। क्या क्या पैटर्न बनते हैं, पॉजिटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है और इंटरोगेटिव कैसे बनता है। सेकंड पॉइंट मैंने फिर आपको ये बताया कि किसी भी मेन वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म जोड़ने का सही तरीका क्या होता है, कि आप उस एक्शन वर्ब का लास्ट वाला पॉइंट जो है उसको ध्यान से देखो। अगर उसमें कुछ नियम लग रहे हैं तो उन नियमों को पहले अप्लाई करो और उसके बाद में क्या करो, आईएनजी फॉर्म ऐड करो। ना कि सिर्फ ऐसे कि किसी भी पड़ी हुई एक्शन वर्ब के अंदर आपने झट से क्या किया, आईएनजी को लगाया और वो आईएनजी फॉर्म बन गया। ऐसा नहीं करना है। और तीसरा कंसेप्ट या तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, मैं अब ये बता रहा हूँ कि स्टेटिव वर्ब्स का मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है। स्टेटिव वर्ब्स का मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है। कब? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर नहीं बनता है। एक्शन वर्ब्स का ही बनता है। किसका बनता है? सिर्फ एक्शन वर्ब्स का। जैसे एग्जांपल के लिए देखना जरा ध्यान से, मैं एग्जांपल देता हूं, लाइक और हिट। लाइक और हिट, मुझे ये बताओ ये दोनों वर्ब हैं? आप कहोगे सर डेफिनेटली वर्ब है, ये दोनों है कि नहीं है। अगर ये दोनों वर्ब है तो आप कहोगे सर ये दोनों कौन सी वर्ब है? आप कहोगे सर सबसे पहले सर ये बेस फॉर्म है, बिल्कुल ये बेस फॉर्म है। आगे इनमें से एक्शन वर्ब कौन सी है? एक्शन वर्ब कौन सी है? अब आप कहोगे सर एक्शन वर्ब तो हिट है, किसी को मारना एक्शन होता है। लाइक पसंद करना, चाहना, क्या ये कोई एक्शन है? क्या नहीं, ये कोई एक्शन नहीं है। ये तो स्टेट ऑफ अ पर्सन है। ये क्या है? स्टेट ऑफ अ पर्सन है। ये तो स्टेट को शो कर रही है, उसकी परिस्थिति को शो कर रही है। तो याद रखिएगा, लाइक हो गया हमारे पास में, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है, अपने पास में ये हो गया, नो हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो लाइक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, नो हो गया। ये जितने भी आप वर्ब्स ऐसे देखते हो जिनमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, जैसे अब आप कहोगे सर प्ले, तो प्ले के अंदर तो क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। प्ले कौन करता है? खेलना, कोई ना कोई तो खेलेगा, डूअर खेलेगा ना। तो यहाँ पर तो एक्शन हो रहा है, प्ले में हो गया, ओके। उसके बाद में गिव, है ना, तो गिव में भी एक्शन होता है। को आप देता है तो कोई भाई देता है कोई इंसान तो कुछ ना कुछ दिखाई देता है आपको देने वाला, यस और नो। तो ये जो आप इधर देख रहे हो, तीनों की तीनों जो वर्ब्स देख रहे हो, इनको तो आप क्या बोलोगे? एक्शन वर्ब बोलोगे। क्या बोलोगे? एक्शन वर्ब बोलोगे। लेकिन ये जो इस साइड में आपको दिखाई दे रही हैं तीनों वर्ब्स, लाइक, अंडरस्टैंड, नो, और ऐसी बहुत सारी होती हैं, ऐसी बहुत सारी होती है। जैसे आइडेंटिफाई, जैसे आइडेंटिफाई, तो हम अक्सर क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाइंग कर लेते हैं, है ना। ऐसे नहीं होता है। उसी तरीके से फॉलो, अब ये फॉलो क्या है? फॉलो भी क्या है हमारे पास में? स्टेटिव वर्ब है। क्या है? स्टेटिव वर्ब है। क्या है हमारे पास में? ये सारी की सारी, तो याद रखना इनको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। क्या बोल देते हैं? स्टेटिव वर्ब, ओके। तो इनका कभी भी आईएनजी फॉर्मेशन नहीं बनता है। इतनी ही नहीं है, और बहुत सारी हैं, और बहुत सारी हो सकती हैं। और ये भी इतनी नहीं है, बहुत सारी है। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो बनती है वो किन की बनती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब के अंदर जब आप आईएनजी ऐड करोगे तब उनकी बनेगी क्या? आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म बनेगी। जबकि जितने भी आपके जो स्टेटिव वर्ब है उनके अंदर आईएनजी आपको यूज नहीं करना है। आप कहोगे सर इतनी बात तो समझ में आ गई, एग्जाम्पल कब समझाओगे? एग्जाम्पल बस थोड़े से कॉन्सेप्ट और समझा दूँ इस पॉइंट के, इस टॉपिक के। उसके बाद हम लास्ट में एंड ऑफ दिस टॉपिक हम क्या करेंगे? कुछ अपने कंसेप्ट सोल्व करने के बाद में एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, तब आपको वहां पर अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। हटा दूं इनको एक बार में, चलो देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे? कुछ बची हुई चीजें जो और हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो ना रहे इस टेंस के अंदर, वो मैं और बता देता हूं फटाफट से, ठीक है। देखना जरा ध्यान से। प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी मैंने आपको बताया था
कि कुछ एडवर्बियल्स हमारे पास में होते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशनल वर्ड्स हमारे पास में होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर टेंस इन दैट गिवन सेंटेंस, कि सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, उसकी शॉर्ट जिसको बोलते हैं स्नैपशॉट टेक्निक। कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि सर अगर वो वर्ड मीनिंग या वो एडवर्ब्स हमारे को नजर आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन से उसका मीनिंग निकालने की जरूरत ही नहीं रहेगी, या हमारे को उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कौन से वर्ड मीनिंग्स होते हैं, ऐसे कौन से एडवर्ब्स होते हैं, हम उनको इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग, कौन सा टॉपिक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है ना हमारे पास में, तो इसकी हम क्या कर रहे हैं, एडवर्बियल को चेक कर रहे हैं, या आप कह सकते हो हम क्या चेक कर रहे हैं, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन को चेक कर रहे हैं। ओके, आइडेंटिफिकेशन को चेक कर रहे हैं। तो याद रखना, अगर आपको मिल जाता है इन द प्रेजेंट टाइम, ओके, अगर आपको मिल जाए इन द प्रेजेंट टाइम, अगर आपको मिल जाए नाउ, अगर आपको मिल जाए सी, अगर आपको मिल जाए लुक, ठीक है, अगर आपको सेंटेंस के अंदर मिल जाता है क्या, एट दिस टाइम, ठीक है, या अगर आपको मिल जाता है एट दिस मोमेंट, ठीक है, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हमारे पास में, आप उनको चाहो तो कीवर्ड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कीवर्ड्स बोल सकते हो। देखो अलग अलग टीचर जो है अलग अलग बातें बोलते हैं और चीज़ें सारी एक ही हैं। नदियाँ अलग अलग तरीके से आ सकती है एक जगह पे, लेकिन इकट्ठा कहाँ पे होगी, समुद्र के अंदर ही होगी। तो बात वही निकल के आएगी, ठीक है ना, कि आइडेंटिफिकेशन बोल दो, एडवर्बियल बोल दो, या क्या बोल दो, कीवर्ड्स बोल दो। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको लिखा हुआ मिल जाए क्या, इन द प्रेजेंट टाइम, ओके, या सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाए नाउ, या सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाए सी या लुक, या सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ मिल जाए एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, या सेंटेंस के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाए नाउ ए डेज, ओके, नाउ ए डेज, अगर ये आपको लिखा हुआ मिल जाता है ETC, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए इतनी है जानना। अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड मीनिंग या कोई सा भी एडवर्बियल आपको किसी भी सेंटेंस में नजर आ जाता है तो आपको शॉर्ट क्या करना है, उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज कर लेना है। ये क्या है हमारे पास में, एडवर्बियल है, ये हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन है। बताओ बात समझ में आ गई क्या? इनका हम यूजेस अभी करेंगे एग्जाम्पल लास्ट के अंदर चलते हुए, लेकिन उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट मुझे और समझाने वो समझा देता हूँ, उसके बाद हम इनके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी इसी वीडियो के अंदर करेंगे, है ना, ताकि जो भी हमने पढ़ा है सारा के सारे कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं, 5-6 कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे, अभी 14 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हमारे पास में, है ना। मैं रिवीजन करा दूं फटाफट से एक बार आपका। सबसे पहले हमने पढ़ा किसी भी टेंस का पैटर्न पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा कि उस टेंस के बारे में उसकी ING फॉर्म कैसे बनती है, प्रोग्रेसिव के अंदर ING फॉर्म कैसे बनती है ना। और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एडवर्बियल, क्या पढ़ा, एडवर्बियल पढ़ा, है ना। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में आगे आने वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात जो है वो समझ में आ गई होगी, क्या कि इन द प्रेजेंट टाइम, नाउ, सी, लुक, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, ओके। अगर आपको इनमें से कोई सा भी वर्ड मीनिंग समझ में आता है तो याद रखना, दिखाई दे जाता है अगर एग्जाम के अंदर सेंटेंस में, तो आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का ही यूज करना है, या मैं ये कहूं इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज करना है, तो आपको ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने सर इनके फंक्शंस तो देख लिए, है ना, कि क्या क्या इसकी टेक्निकलिटीज एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन ये टेंस यूज कहाँ होता है, ये टेंस यूज कहाँ होता है, इसकी क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या क्या इसकी सिचुएशन बनती है जहाँ पर ये टेंस यूज होता है, हम अब उनको देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान के साथ में आप लोगों को जो है अच्छे से तरीके से इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, ताकि आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकता है टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो तो वीडियो भी थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है। आपको पूरे वीडियो के अंदर जब आप इसको देख चुके होंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर इसके बाद मुझे जो है किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो डाउट्स जितने भी हो सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मैं उस पर्टिकुलर टेंस के अंदर पूरा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लास्ट वाला वीडियो भी मैंने बना रखा है प्रेजेंट सिंपल का, 1.25 घंटे का वीडियो बना हुआ है, तो जरूर आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या क्या चीजें बनती हैं, है ना। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की, क्लियर। तो आओ देखते हैं आगे अगला कॉन्सेप्ट। अब हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, इस टेंस के क्या देखेंगे, यूजेस, क्या देखेंगे, यूजेस। तो याद रखिएगा, यूजेस के लिए हम आपको बता दूं NTR, ठीक है। N से मतलब होता है नाउ, T से मतलब होता है ट्रेंड, या आप T से मतलब निकाल सकते हो टेम्पररी, ठीक है। और R से आप क्या मतलब लोगे, बताओ फटाफट से मेरे को। R से आप मतलब लोगे रिपीटेड एक्शन, क्या मतलब लोगे, रिपीटेड एक्शन। तो जहां पर नाउ,
ट्रेंड या टेम्पररी या रिपीटेड एक्शन की बात हो सेंटेंस के अंदर, अगर कोई नाउ मतलब कोई एक्शन, समझा देता हूँ फटाफट से मैं, अगर कोई एक्शन सेंटेंस के अंदर अभी अभी हो रहा है, अभी अभी हो रहा है, ना तो पहले हुआ था पास्ट से चलता हुआ आ रहा है, ना आगे फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी, अभी अभी हो रहा है ना, इर्द गिर्द हो रहा है, उस सेंटेंस को जब आप रीड कर रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हो रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है, आप तो ये समझ लो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज करेंगे। दूसरा, अगर तो कोई स्टेटमेंट आपको यह बता देता है कि उस स्टेटमेंट के अंदर कोई ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है? ट्रेंड, और आपको मालूम है ट्रेंड तो चेंज होते रहते हैं। आप सब लोग क्या करते हो? सोशल हैंडल का यूज करते हो, करते कि नहीं करते हो? इंस्टाग्राम का यूज करते हो, टिकटॉक का आप लोगों ने यूज किया है, फेसबुक यूज करते हो, मेटा यूज करते हो, व्हाट्सअप यूज करते हो, स्नैपचैट यूज कर लेते हो, हाँ टेलीग्राम यूज करते हो, तो वहां पर क्या होता है पर्टिकुलर 3-4 महीने के लिए क्या होते हैं, कुछ ट्रेंड्स आते रहते हैं, है ना। कोई रील बहुत जल्दी वायरल हो जाती है तो पर्टिकुलर वो 2-3 महीने के लिए वायरल रहती है, फिर कोई दूसरी रील आ जाती है। तो ट्रेंड का मतलब ये है कि कोई चीज जो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए पॉपुलर हो जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रेंड। तो उस स्टेटमेंट के अंदर भी आप किसका यूज करोगे? कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करोगे। अभी हम एग्जांपल करेंगे, बहुत सारे करेंगे तो आपको चीजें और से समझ में आएगी। दूसरी बात, टेम्पररी, अगर कोई स्टेटमेंट के अंदर टेम्पररी स्टेट है, स्टेट मीन की परिस्थिति, है ना, अगर कोई स्टेटमेंट में, अगर किसी सेंटेंस के अंदर टेम्पररी स्टेट है किसी डूअर की, तो भी आप किसका यूज करोगे? किसका यूज करोगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको याद हो या अगर आपने देखा हो लास्ट वाला वीडियो मेरा प्रेजेंट सिंपल वाला टेंस का जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल यूज होता है फॉर परमानेंट थिंग्स। किसके लिए यूज होता है? फॉर परमानेंट थिंग्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि यहां पर अगर मैं लिखता हूं आई एम लिविंग इन दिल्ली, तो क्या ये बात सही है? क्या आई एम लिविंग इन दिल्ली, ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में रहना, दिल्ली शहर में रहना जो है, क्या वो टेम्पररी है या क्या वो परमानेंट है? आप क्या वहां पर 1-2 दिन 4-5 दिन रह के आ जाते हो या आप वहां पे रहते हो? अगर आप तो वहां पे क्या करते हो, 4-5 दिन 1 हफ्ता टूर के लिए गए हो, किसी पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए गए हो, तब तो ये ठीक है, आई एम लिविंग इन दिल्ली नाउ, है ना, आप यूज कर ले। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे वेयर डू यू लिव, आपका रेजिडेंट कहाँ का है, आप सॉरी रेजिडेंस मीन्स रेजिडेंस कहाँ पे है, रेजिडेंट नहीं, रेजिडेंस कहाँ पे है। अगर आपका रेजिडेंस कहाँ पे है, जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आप टिकते हो, जहाँ पे आप रहते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो क्या आप वहाँ पे आई एम लिविंग इन दिल्ली करोगे? क्या नहीं। उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको जाना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल के साथ में और आपको लिखना पड़ेगा सर आई लिव इन जयपुर। तो यहां पर ये डिफरेंस बनता है, आपको ये डिफरेंस समझना ही होगा कि सर अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया तो इसका मतलब, अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया है तो इसका मतलब ये होता है कि वो टेम्पररी स्टेट को शो कर रहा है। ओके, लेकिन अगर आपने प्रेजेंट सिंपल का यूज कर लिया है तो इसका मतलब ये है वो एक परमानेंट स्टेट है। वो क्या है? वो एक परमानेंट स्टेट है। बताओ बात समझ में आ गई क्या? है ना, तो इस तरीके से काम करेगा। तीसरा है रिपीटेड एक्शन। तीसरा क्या है? रिपीटेड एक्शन। अगर एक प्रेजेंट टाइम के ऊपर, प्रेजेंट टाइम बीइंग के ऊपर कोई एक्शन बार बार हो रहा है, कोई एक्शन बार बार हो रहा है, एंड याद रखना स्पेशली अगर मैं नेगेटिव सेंस की बात करूं, अगर मैं नेगेटिव सेंस की बात करूं तो वहां पे क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करूं तो यहां पर लिख सकते हैं शी इज ऑलवेज मेकिंग नॉइज, शी इज ऑलवेज मेकिंग नॉइज। अब ऑलवेज हालांकि एक फ्रीक्वेंसी है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, है ना, टेंस वाले में, कि ऑलवेज एक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन शी इज ऑलवेज मेकिंग नॉइज, वो लड़की हमेशा शोर शराबा करती है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। और ये एक्शन क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है कि वो लड़की हमेशा क्या करती है? नॉइज करती है। अब इसका मीनिंग तो आएगा नॉइज करती है, लेकिन कर रही है ना, रहा है, रही है, रहे हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके साथ अपने को नहीं जाना है, हमें ये समझना है कि शी इज ऑलवेज मेकिंग नॉइज। यहाँ पे मेकिंग और इज क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे क्या है, इस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो रिपीटेड एक्शन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? रिपीटेड एक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये 2 पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे कि जहां पर ट्रेंड शो हो रहा हो स्टेटमेंट के अंदर, या टेम्पररी स्टेटमेंट की बात हो, स्टेटमेंट मीन की स्टेट की बात हो, टेम्पररी स्टेट की बात हो, या रिपीटेड एक्शन हो जो कि नेगेटिव में हो मोस्ट प्रोबेबली, तो वहां पर तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का। और अब मैं आपको बताता हूं नाउ। नाउ क्या होता है? नाउ मानी अब, जो चीज करंट में चल रही है, जो चीज करंट में चल रही है, जो करंट चीज मानी कि जो स्टेटमेंट जो है आपका सेंटेंस, वो क्या शामिल कर रहा है? वो आपका जो वर्ब है, वो जो एक्शन है, वो एक्शन जो है अगर आपकी नाउ अगर अभी अभी चल रही है, कंटिन्यू है, क्योंकि नाम ही क्या है? कंटिन्यू, तो याद रखना उसमें कौन सा यूज होगा? टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बेबी इज स्लीपिंग नाउ। ठीक है, बच्चा अभी सो रहा है, तो सो रहा है शॉर्ट टाइम के लिए सो रहा है, फिलहाल के लिए सो रहा है ना, फिलहाल के लिए सो रहा है। तो याद रखना इस प्रकार से हमने ये समझा कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है टेंस से वो कहां कहां पर यूज होगा। तो याद रखना मोस्टली
नाउ में यूज होता है, ट्रेंडिंग या टेम्पररी स्टेटमेंट में यूज होता है, और रिपीटेड एक्शन में यूज होता है। कौन? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे याद रखोगे? याद रखना बहुत आसान है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर मैंने आपको बताया था RPFS, रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना, तो वहां पर आराम से याद रख सकते हो। देखो याद रखने का तरीका ये है और कुछ नहीं है। नहीं भी याद रखोगे कोई नहीं पूछेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप न्यू लर्नर हो, तो हो सकता है एक बार इनको माइंड में रखने के लिए आपको थोड़ा सा जरूरत पड़े, हेल्प की जरूरत पड़े। तो आपको बताता हूँ, ये है NTR। NTR जानते हो ना, साउथ के एक सुपरस्टार है ना, जूनियर NTR। आप मूवीज देखते हो, देवरा हो गई या आपका RRR हो गया, है ना, तो NTR से आप याद रख लोगे। N इज फॉर नाउ, T इज फॉर ट्रेंड और टेम्पररी, एंड R इज फॉर रिपीटेड एक्शन। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये है यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है चीजें? चलो आगे। अब आपको बस कुछ नहीं है, एक छोटी सी बात बतानी है इस टेंस के रिगार्डिंग, और उसके बाद में कुछ इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? देखिएगा जरा ध्यान से। वो छोटी सी बात ये है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा वो ये बनेगा कि आई एम वॉचिंग, ठीक है, आई एम वॉचिंग, कुछ भी हो सकता है आगे, हमें उससे मतलब नहीं है, मैं जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं हम उस पर रहेंगे, ठीक है। आई एम वॉचिंग, ही इज लिसनिंग, ओके, they are मेकिंग, ओके। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो समझो। आई एम, जब आपके पास वर्ब हो इस प्रकार से, तो आप इनको शॉर्टन वर्जन में भी लिख सकते हो, इसके शॉर्ट वर्जन के अंदर भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो समझा देता हूं, देखो ध्यान से। आई एम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ही इज है तो ही इज, ठीक है। दे आर है तो दे आर, और उसके बाद में आप क्या लगा दोगे? वॉचिंग। क्या लगा दोगे? वॉचिंग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है? लिसनिंग है ना। अभी बताऊंगा इसका यूजेस कैसे कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, क्या करना जरूरी है कि नहीं है ना, समझ लो। और ये क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। इस प्रोसेस को जहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कर दिया, पहले लोकल समझ लो, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट करके हमने अपोस्ट्रोफी का यूज करके उसको लिख दिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। मतलब हमने इसको क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को छोटा करके लिख दिया। क्या करके लिख दिया? छोटा करके लिख दिया। आई एम वॉचिंग, ही इज लिसनिंग, दे आर मेकिंग। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये कंसेप्ट है, समझना है। कहाँ काम करेगा? यहाँ काम करेगा। समझाता हूँ। जैसे हमने अभी पैटर्न के अंदर देखा था, सबसे पहले याद करो, मैंने पैटर्न के अंदर आपको बताया था कि हम क्या करते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हैं। हम क्या करते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हैं सेंटेंस के अंदर, क्या करने के लिए? सेंटेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हैं, ठीक है। आर यू स्टडिंग, चलो ऐसे, ठीक है। आर यू स्टडिंग। अगर हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हैं और फिर क्या करते हैं सब्जेक्ट पुटअप करते हैं और फिर लास्ट में क्वेश्चनेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो आपको मालूम होगा इसका जो आंसर बनने वाला है तो वो तो ओपन एंडेड बनने वाला है ना। या तो यस आने वाला है या क्या आने वाला है? नो आने वाला है। कि आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो? तो इसका आंसर या तो यस में आएगा या नो में आएगा, जिसको हम टेक्निकली किस नाम से जानते हैं? ओपन एंडेड क्लोज स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं ना। लेकिन फिलहाल हमारा मतलब वो नहीं है, हमारा मतलब ये है कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ब्स कैसे लिखी जाती है ना। तो याद रखना, अगर पॉजिटिव में लिख रहे हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट बना रहे हो, है ना, पॉजिटिव पैटर्न बना रहे हो, याद रखना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर 3 पैटर्न बनते किसी भी टेंस के अंदर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव बना रहे हो, है ना, तो आप क्या करोगे? इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म लिख के करोगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आप क्या करोगे? यस और नो। जैसे मानो आर यू स्टडिंग, तो मान लो आपका आंसर है यस, है ना। यस के बाद में आई, है ना, आई एम स्टडिंग, ठीक है। ऐसे आपको यूज करना है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊं, अब आप जो है स्टडिंग ना भी लिखो, अगर आप स्टडिंग ना भी लिखो और डायरेक्ट फुल स्टॉप लगा दो, तो भी आपका जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ आई एम लिखा है तो भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर नो लिखना है ना, तो आपको क्या करना है? नो आई एम नॉट, ऐसे लिखोगे, है ना। ऐसे लिखोगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं लिखोगे। नो आई आंट, ठीक है, ऐसे लिखना है। एम में एन-ओ-टी जोड़ते हो, एम के अंदर नॉट जोड़ते हो तो आंट बनता है। क्या बनता है? आंट बनता है, याद रखना है। तो इस प्रकार से मैंने लास्ट आपको कॉन्सेप्ट बताया इस टॉपिक का कि कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ब्स आप कैसे लिखते हो या कैसे आपके द्वारा कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ब जो है वो लिखी जाती है। बताओ समझ में आ गई ना इतनी बातें? अब हम क्या करेंगे? कुछ कॉमन एरर्स के सवाल। एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया,
जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा था, है ना, कि कॉमन एरर्स कहाँ होती हैं, कॉमन एरर कहाँ होती है, हम गलती कहाँ करते हैं, या तो फिर मैं ये बोलूँ एग्जामिनर हमसे कहाँ पर गलती करवाता है, हम वो देखेंगे। तो ध्यान से देखना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में है कॉमन एरर। ठीक है, एक बार के लिए मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है। चलिए, ये बिल्कुल ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कॉमन एरर, कॉमन एरर क्या होती है कि इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर हमने बहुत सारी बातें सीखी है, इस टेंस के अंदर हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, कंसेप्ट देखने की कोशिश की है, कंसेप्ट देखने की कोशिश की है, पॉइंट्स देखे हम लोगों ने बहुत सारे देखे, टेक्निकल एस्पेक्ट के हम लोग गए, ऊपर गए कि नहीं गए। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स लगाएंगे जिनमें हम ये कोशिश करेंगे कि वो एग्जाम्पल्स क्या सही है या नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है, जिनको हम कॉमन एरर बोलते हैं कि गलतियां होने की ज़्यादातर संभावनाएं कहाँ रहती हैं, या वो पॉसिबल सिचुएशंस जहां पर आप सबसे ज़्यादा गलतियां करते हो। तो मैं वो लिख देता हूं फटाफट से, वो उनको लिखने के बाद उनको कोशिश करेंगे उनके साथ डील आउट करने की। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से, मैं बोलता हूं कि जब तक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आपसे यही रिक्वेस्ट कि आप भी थोड़ा सा जो है कोशिश करें इनको समझने की कि लिखे हुए स्टेटमेंट सारे सही है या गलत है। ठीक है ना, फिर आगे चल के मिलके हम क्या करेंगे, इनको कोशिश करेंगे सही करने की, अगर गलत है तो, और अगर सही है तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, हाँ। ओके, 1 2 3 4 5, चलो 5 काफ़ी है। ठीक है, बताओ, या फिर एक काम करते हैं, चलो अब देखो, ये 5 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, बाकी मैं भी और प्रैक्टिस एग्जांपल आपको करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए टॉपिक है हमारे पास कॉमन एरर, जहां से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास गलती होती है, उनकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कौन सी है, देखो ज़रा ध्यान से, योगेश आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, इसमें गलती है या नहीं है? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल गलती है। क्यों? क्योंकि सर हमें मालूम है योगेश हमारे पास कोई नेम ऑफ पर्सन होता है, और नेम ऑफ पर्सन के अंदर हम लोग आर के साथ नहीं जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, इज के साथ जाते हैं। तो योगेश इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, योगेश अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास में सेंटेंस सही बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, ललित इज नोइंग हिम, क्या कुछ गड़बड़ नजर आ रही है आपको? आप कहोगे सर डेफिनेटली यहाँ पर ये गड़बड़ है कि नहीं है? ललित सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ गई है ना, लेकिन नोइंग क्या है हमारे पास में? तो याद रखना, मैं लिखवा दूं फटाफट से, नो जो होती है आपके पास में एक स्टेटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? स्टेटिव वर्ब होती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ये बनेगा, ललित नोज हिम। ओके, ललित उसको जानता है, तो भी ठीक है। और अगर आप उसको कंटिन्यूस में लेके जाना चाहते हो, ललित उसको जान रहा है धीरे धीरे, है ना, तो भी यही बनेगा। इसका आईएनजी मत बना दीजिएगा, बिकॉज स्टेटिव वर्ब्स का कभी भी आईएनजी फॉर्मेट नहीं बनता है। ये मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बीच में बताया था, है ना, कंसेप्ट से। आगे देखिएगा, मोहित एम डूइंग हिज वर्क, क्या ये सही है? क्या पूरा फॉर्मेशन? आप कहोगे सर गलत है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में एम नहीं आता है, क्या आता है? इज आता है। क्या अब ठीक हो गया? अभी भी ठीक नहीं है, ये गलत है। डूइंग, क्या DOYING, क्या वाई आता है? क्या नहीं आता है ना? तो याद रखना इसका राइट ऑप्शन होगा डूइंग, इस प्रकार से DOING। अब ये ठीक है कि मोहित इज डूइंग हिज वर्क, मोहित अपना काम कर रहा है ना। नेक्स्ट पे आओ, आर ही गोइंग देयर, आर ही गोइंग देयर क्या सही है? क्या सही नहीं है, क्योंकि आर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने आपको बताया प्लूरल के साथ में आती है, जबकि ये तो क्या है, ये तो सिंगुलर है। तो यहाँ पे सिंगुलर को हटा के या तो आप लगाओ वी, या आप लगाओ दे, है ना, या आप क्या लगाओ बताओ फटाफट से, या आप लगाओ यू। ठीक है, तो आर यू गोइंग देयर, आर वी गोइंग देयर, आर दे गोइंग देयर, ठीक है, तब ठीक माना जाएगा, अदरवाइज ये गलत माना जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझाना और समझना। दिस कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग शू,
ये कंपनी शू मेकिंग का काम कर रही है। क्या ये सही लिखा है? क्या आपको मैंने बताया था एक यूज़ टेम्पररी, है ना, टेम्पररी मैंने आपको एक यूज़ बताया था कि जितनी भी टेम्पररी स्टेट होती हैं उनके अंदर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हो। क्या ये कंपनी शू मेकिंग का काम सिर्फ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करेगी? क्या नहीं ना, ये 5 साल, 10 साल, 15 साल कम से कम करेगी, 2 साल, 3 साल तो करेगी एटलीस्ट, कम से कम एक बड़े टाइम के लिए करेगी। तो याद रखना, जब कभी भी आपको टेम्पररी स्टेट मिले तभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट होकर समझना है कि क्या वो सही है कि नहीं है। ये सेंटेंस टोटली क्या है, रॉन्ग है। इसका राइट क्या बनेगा, इसका बनेगा कि दिस कंपनी मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर्स शूज़, कि ये कंपनी शूज़ बनाती है। ये कंपनी क्या करती है, शूज़ बनाती है। तो याद रखना, ये एक टेम्पररी नहीं, ये एक परमानेंट काम है। ये क्या है, एक परमानेंट वर्क है, एक परमानेंट स्टेट ऑफ स्टेटमेंट है। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार से हमने क्या किया, कॉमन एरर को डिस्कस किया। अब फर्स्ट में हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं समझने की कि सर जो भी हमने अब तक कुछ पढ़ा है क्या हमें वो चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मैं 10 एग्जांपल आपको बताऊंगा और आप क्या करेंगे, उनको सोल्व करेंगे फटाफट से। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं और आपको उनको साथ साथ में सोल्व करना है। क्लियर? देखिएगा। नेक्स्ट आप सोल्व करते रहिए साथ साथ में फटाफट से। नेक्स्ट आपके पास में है ठीक है, एक और लिख देता हूँ मैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। बताओ क्या आएगा, चेक करो और चेक करके बताओ क्या आएगा, क्या आना चाहिए और किस प्रकार से आना चाहिए। चेक कर लीजिए, आखिरी है, उसके बाद में हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे और उसके बाद में आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए कोई भी चीज़ तो दोबारा से इस वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, चीज़ें आपके पास में रहेंगी। हाँ बताइए, देखिए फर्स्ट क्या है, लुक, शी और ब्रैकेट में वर्ब कौन सी है, प्ले है। तो हमें सबसे पहले ये समझ में आ गया कि सर जो लुक है वो तो एक एडवर्बियल हमारे पास में होता है और ये जो एडवर्बियल होता है ये कंटिन्यूस टेंस को शो करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इज प्लेइंग, क्या आएगा, इज प्लेइंग आएगा। ओके, याद रखिएगा। ठीक है ना, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, है ना। तो शी इज प्लेइंग। क्लियर? एट दिस टाइम, इस समय पे राधा क्या कर रही है, सो रही है। तो राधा के साथ में क्या आ जाएगा, इज स्लीपिंग, क्या आ जाएगा, स्लीपिंग आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। राधा सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ गई। इधर चेक करके बताओ, दे हेल्प अदर्स नाउ ए डेज, यहाँ पे कौन सा वर्ब आ रहा है, यहाँ पे एक आपका एडवर्बियल आ गया, नाउ एडेज, है ना। मैंने बताया था आपको एडवर्बियल्स हो गया, आइडेंटिफिकेशंस हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। तो नाउ एडेज आ गया, इसका मतलब दे के साथ में क्या करेंगे हम, कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। दे आर हेल्पिंग अदर्स, वो अभी क्या कर रहे हैं इन दिनों में, इन दिनों का मतलब होता है नाउ एडेज। ओके, वो इन दिनों जो है एक दूसरों की क्या कर रहे हैं, अदर्स की हेल्प कर रहे हैं। ओके, यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है, इन प्रेजेंट टाइम आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। वी आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हमेशा आर आता है और क्योंकि नोट है, नेगेटिव है, तो या तो ऐसे लिख दो या ऐसे नहीं लिखोगे तो आरंट, ऐसे लिख दो, वी आरंट राइटिंग, यहाँ पे देखना ई को हटा के ING लगाना है, सिर्फ कंसेप्ट बता चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर, है ना। वी आर नॉट राइटिंग ए स्टोरी इन प्रेजेंट टाइम। क्लियर है। उसके बाद में लोकेश एंड प्रिया, अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है तो 2 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद में टुगेदर नाउ मानी अभी, है ना, मतलब जो टेम्पररी काम है, अभी क्या कर रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, कौन, लोकेश एंड प्रिया। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, हमारे पास में आर आएगा और इसके अंदर हमें क्या कर देना है,
क्या कर देना है, आईएनजी को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास में है पूरा का पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपको हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो चीज़ है, चाहे वो आपका डाउट कह लीजिए आप, चाहे वो कोई पॉइंट कह लीजिए जो समझ में नहीं आया हो, उसको मैंने कोशिश की है समझाने की। अगर फिर भी रह गया है कोई चीज़, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, सो यू आर वेलकम टू पुट योर कमेंट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, आप कमेंट लिखें, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो कोशिश यही रहेगी एक बार इस पूरे वीडियो को जो है आप दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।